नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है और किस मकसद से इसको ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसा कि देख पाएंगे आप लोग, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 अंग्रेजी संसद की एक अधिनियम था। अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिश संसद में पारित एक अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसमें गवर्नर जनरल परिषद में कुछ कुशल और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जो गवर्नर जनरल होता था उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था इस पद को, गवर्नर जनरल को। तो इसकी जो परिषद है इसमें काफ़ी कुछ ऐसे चेंजेस किया गया, परिवर्तन किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसे 1 अगस्त 1861 को अंग्रेजी संसद के द्वारा पारित किया गया, यानी कि ब्रिटिश संसद में इसको 1 अगस्त 1861 में पारित किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि देख पाएंगे आप लोग, यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से काफ़ी ऐसी संभावना होती है आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से प्रावधान हैं उन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग, वायसराय और गवर्नर जनरल ने पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की। ये तीनों मिलकर पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की और ये पोर्टफोलियो प्रणाली आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में शामिल है और इसी के तहत इसकी स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग, वायसराय और गवर्नर जनरल के द्वारा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग का पोर्टफोलियो नियुक्त किया गया। यानी कि जो एक सदस्य होगा उसको एक पूरी विभाग सौंप दी गई और उसके बारे में उसको पूरा कहना चाहिए तो एक विभाग के पूरा कार्य सौंप दिए गए, उसके उत्तरदायित्व सौंप दिए गए। दूसरी बात अगर देखें हम लोग तो कार्यकारी परिषद के कार्यों और विधान के उद्देश्य के लिए, यानी कि विधि निर्माण संबंधी उद्देश्य के लिए 6 से कम सदस्य नहीं होंगे। यानी कि कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद है और विधायी संबंधी जो परिषद है उसमें 6 से कम सदस्य नहीं होंगे और 12 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यानी कि न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। और इन सदस्यों को कार्यकारी परिषद के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य के रूप में जाना जाने लगा और इसमें से आधे सदस्य गैर होंगे आधिकारिक, अर्थात भारतीय और भारतीय अंग्रेज होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 रखा गया और अधिकतम 12 रखा गया, जो कार्यकारी परिषद के और विधान संबंधी कार्यों को करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम इसके कुछ और प्रावधान हैं। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ने इन अतिरिक्त सदस्यों को 2 वर्ष के लिए मनोनीत करने की शक्ति दी। जो अतिरिक्त सदस्यों को वहाँ पे मनोनीत यानी कि नियुक्त किया जाता था, गवर्नर जनरल इनको 2 वर्ष के लिए, इनकी जो कहना चाहिए तो कार्यकाल था, ये 2 वर्ष के लिए इनको मनोनीत किया गया। कार्यकारी परिषद के लिए लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को नामित किया और वे सर दिनकर राव पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा हैं। तो ये मतलब 3 सदस्यों को मनोनीत किए गए, सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा। ये 3 व्यक्ति थे जो 3 सदस्यों को नामित किए गए कार्यकारी परिषद के लिए। दोस्तों, आगे देखेंगे हम इसके प्रावधान हैं। वे सभी विधेयक जो सैन्य यानी कि रक्षा से संबंधित, सैनिक से संबंधित, धर्म, विदेश मामले यानी कि विदेश नीति या सार्वजनिक ऋण से संबंधित थे, केवल गवर्नर जनरल की सहमति से ही पारित की जा सकते थे। जिस प्रकार से अभी देखें तो आपकी लोकसभा, राज्यसभा हो गया,
तो सबसे पहले जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और वहाँ इसको पारित किया जाता है। राज्यसभा में अगर इसके बाद में इसको अगर वो मनाही करे तो ये कोई इसके लिए इतना उसकी शक्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सैन्य, धर्म, विदेशी मामले जो सार्वजनिक ऋण से संबंधित हैं वो गवर्नर जनरल की सहमति से ही पारित होते थे। गवर्नर जनरल के पास परिषद की सहमति के बिना आपातकाल के दौरान अध्यादेश को प्रचालित करने का अधिकार या शक्तियां थी, यानी कि विशेष संकटकालीन परिस्थिति में इसके पास वो शक्ति थी आपातकाल के दौरान अध्यादेशों को प्रचालित करने का, यानी कि उनको कम ज़्यादा करने की जो अधिकार था। अतः अध्यादेश की अवधि 6 माह की थी। आगे देखेंगे हम कलकत्ता की विधान परिषद के पास ब्रिटिश भारत के लिए कानून के साथ आगे बढ़ने की शक्तियां थी। तो इस प्रकार से इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है भारतीय संविधान के विकास में। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास है। इसके अलावा हम लोगों ने भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में चार्टर एक्ट पढ़े हैं, प्रोलेक्ट एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारी चीज़ों को देखा है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास था। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।